पहले भाग में हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके परिवेश के बारे में विस्तार से जाना। इस दूसरे भाग में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यासों के विन्यास में उस राष्ट्रवाद और नवजागरण की चेतना का विश्लेषण करेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गोरा, घर बाहर, आँख की किरकिरी, 4 अध्याय आदि अपने पात्रों के माध्यम से अपने समय की विसंगतियों और उससे उबरने की परिस्थितियों की काट छांट और अपनी अस्मिता की पहचान का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। गोरा और घर बाहर को नवजागरण की रोशनी में देखा जाना चाहिए और अध्ययन किया जाना चाहिए। यह कहना विषयांतर नहीं होगा कि नवजागरण की चेतना में टैगोर का प्रसिद्ध नाटक विसर्जन संभवतः पशु बलि के विरोध पर भारतीय साहित्य का पहला नाटक है। लाल कनेर, मुकुट, डाकघर, राजा आदि नाटक और काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, अतिथि जैसी कहानी के रचयिता को हमें आधुनिक भारत के द्वंद्व कथा के वाचक के रूप में, भारतीय अस्मिता के चिंतक और मेह बरसता टापर टुपुर के कवि के रूप में बार बार पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने गोरा उपन्यास के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर की यात्रा को नवजागरण के आईने में देखने की पेशकश की है, उसी पेशकश के तहत मैं यहाँ जॉर्ज लुकास की एक किताब द थ्योरी ऑफ नॉवेल जो 1920 में प्रकाशित हुई थी, उसका एक छोटा सा उद्धरण देना चाहता हूँ। उपन्यास का जन्म तब होता है जब मनुष्य और संसार के बीच समरसतापूर्ण संबंध भंग हो जाता है। यह ऐसी दुनिया का महाकाव्य है जिसे ईश्वर छोड़कर चला गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने प्रसिद्ध लेख विश्व साहित्य में लिखा है, समस्त साहित्य को समस्त मनुष्यों के चारों ओर एक बार इसी तरह देखना होगा कि मनुष्य अपनी वास्तविक सत्ता को भाव की सत्ता में अपने चारों ओर भी बहुत दूर तक बढ़ाकर ले गया। उसकी वर्षा के चारों ओर कितने गीतों की वर्षा, काव्यों की वर्षा, कितने मेघदूत, कितने विद्यापति फैले हुए हैं। अपने छोटे घर के सुख दुख को उसने कितने चंद्र सूर्यवंशी राजाओं के सुख दुख की कहानी के बीच बड़ा कर लिया है। गोरा उपन्यास के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर और जॉर्ज लुकास के कथन से शुरू करने के पीछे उद्देश्य बहुत साफ है। भारतीय समाज अपनी वैश्विक ढांचों में कई स्तर पर बिखरा हुआ था। उसे समेटने और समरसतापूर्ण ढांचों में बदलने के कई क्षेत्रीय प्रयास बहुत मुकम्मल नहीं थे। एक लेखक जिसकी सबसे बड़ी ताकत कलम होती है, अपने समाज की मूल चिंताओं को हमारे सामने लाने और विश्लेषित करने की कोशिश करता है। जब गोरा लिखा जा रहा था, तब के भारतीय समाज के विन्यास को ध्यान से देखा जाना चाहिए। भारतीय जनमानस अपने होने को लेकर, अपने सरोकारों को लेकर काफी चिंतित दिखलाई देता है। उसमें अपने धर्म, अपने समुदाय, अपने जातीय बोध को लेकर एक तड़प बराबर मौजूद है। तत्कालीन समय के विचारकों के कार्यों में, जिसका संक्षिप्त विवरण मैंने ऊपर दिया है, में यह तड़प और बेचैनी मौजूद रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने ऐसे कई प्रसंग थे जिसे उन्होंने अपने उपन्यासों, कहानियों में सिरजा है। रविन्द्रनाथ के यहाँ सुख दुख के बीच वास्तविक सत्ता और भाव सत्ता का चिंतन और लुकास के समरसतापूर्ण चिंताओं में
उनके अपने समाज के सरोकार शामिल रहे हैं। इन दोनों के संदर्भ से नवजागरण की यात्रा में गोरा उपन्यास और राष्ट्रवाद को हम उपन्यास में उभरे अस्मिता के प्रश्नों से समझेंगे। दरअसल अस्मिता का प्रश्न विगत दशकों में काफी चर्चित रहा है। यह प्रश्न एक रेखीय नहीं है, बल्कि यह भिन्न भिन्न कोणों से अभिव्यक्त हो रहा है। जाति परक, लिंग परक, रंग परक, नस्ल परक, भाषा परक अस्मिता के बहसों में फंसा हुआ समाज या कि राष्ट्र अपने बनते बिगड़ते स्वरूप में मोटे तौर पर दो प्रकार की अस्मिता की बात करता है। एक वर्चस्व परक अस्मिता और दूसरा प्रतिरोध परक अस्मिता। सवाल यह है कि क्या वर्चस्व परक अस्मिता और प्रतिरोध परक अस्मिता लगभग एक ही प्रकार की अवधारणा पर भिन्न अर्थों में बहस कर रहा है? दोनों का आधार या तो नस्ल है या धर्म, लिंग, जाति, भाषा आदि। अस्मिता के बनने बिगड़ने की यही वास्तविकता आज दिखलाई देती है, जिसे हम मोटे तौर पर पूंजीवाद से उपजे हुए सवाल कहकर सरलीकृत तरीके से खारिज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए भी। नस्ल परक या अन्य अस्मिताओं की श्रेष्ठता साबित करते हुए हम उसे यदि वर्चस्व परक अवस्था में स्थापित कर देना चाहते हैं, तो यह भी ठीक है कि इसी के प्रतिरोध के आधार पर कोई दूसरा भी नस्ल परक या अन्य अस्मिता को स्थापित करने के लिए नई रणनीतियों के साथ सामने आने लगेगा। लेकिन इसमें यह एक महीन सावधानी बरतनी होगी कि किसी भी तरह की नस्ल परक या अन्य तरह की अस्मिताएं हमें किसी दृश्य अदृश्य किस्म के नए तानाशाहों के हवाले न कर दें। वस्तुतः साम्राज्यवाद या राष्ट्रवाद की अवधारणा एक किस्म से अस्मिता की धारणा को ही पुष्ट करता है। इसमें यह विश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं है कि अस्मिता की अवधारणा अन्य की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। जब हम मूल्यों और विचारों की नहीं केवल और केवल अस्मिता की बात करते हैं, तब अस्मिता के नाम पर नई किस्म की बेपरवाह तानाशाही की तरफ जाने के रास्ते को आसान बना रहे होते हैं। इसमें हम किसी मनुष्य पर उसकी जन्मजात अस्मिता को सदा के लिए लाद देने की कोशिश में लग जाते हैं। यह एक तरह से सारे जन समुदायों, संस्कृतियों को मनमाने ढांचे में मनमाने ढंग से तब्दील कर देने जैसा होता है, और यह भाईचारे, बंधुत्व तथा लोक कल्याण के विरुद्ध है। गोरा 1907 से 10 के बीच रविन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में मुख्य बहस हिंदू समाज और ब्रह्म समाज के बीच है। हिंदू समाज ब्रह्म समाज को पतित और गिरा हुआ ख्रिस्तान मानता है, और ब्रह्म समाज हिंदू समाज को कट्टर और कर्मकांडी मानता है। इन दोनों के बीच कई पात्र आपस में बहस करते हैं, संवाद करते हैं और हर हाल में अपनी पहचान, खास पहचान बनाए रखना चाहते हैं। गोरा उपन्यास के पाठ की ऊपरी सतह पर हमें अपनी पहचान को स्थापित और व्याख्यायित करने की प्रबल इच्छा का आख्यान दिखलाई देता है। टैगोर ने व्हाट इज नेशन में एक सैद्धांतिक विचार सूत्र दिया है। राष्ट्र बराबर प्राचीन स्मृतियां यानी कि प्राचीन गौरव प्लस आधुनिक पारस्परिक समझौता यानी कि वर्तमान इच्छा। इस सूत्र का विस्तार टैगोर के उपन्यास गोरा में बहुत दूर तक दिखलाई देता है। लगभग 1907 ईस्वी के बाद से टैगोर के सामाजिक विचारों में एक नवीन परिवर्तन देखा जा सकता है, जो अंत तक बना रहा है। प्राच्यवाद से पाश्चात्यवाद की ओर टैगोर का आकर्षण वस्तुतः प्रबल प्राच्यवाद की संकीर्णता के कारण रही होगी। साथ ही
पाश्चात्य के आधुनिक तकनीकी विकास और ज्ञान के मार्ग को आसान बना देने के कारण उसके प्रति आकर्षण पैदा लेने के कारण हुआ भी दिखलाई देता है। इसी संक्रमण काल की उपज है गोरा। वस्तुतः गोरा को पुनर्जागरण चेतना का लघु मित्र कहा जा सकता है। इसमें ऐसे कई प्रश्न गति कर रहे हैं जिसे हम आज भी अपने सामने देख रहे हैं। लगभग 100 बरस बाद भी गोरा के कई पात्र हमारे आसपास के वातावरण में जीवित हैं, परिसंवाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से अस्मिता के व्यापक होते अर्थ में नस्ल, जेंडर आदि के बीच गोरा का पाठ हमें नए तरीकों से सोचने को मजबूर करता है। नया तरीका क्या हो सकता है? क्या गोरा उपन्यास के कुछ पात्र जो गौण हैं या कि जो परिसंवाद में सीधे सीधे भाग नहीं लेते हैं, मसलन लक्ष्मियां, कृष्णदयाल, शशिमुखी आदि अपने महत्वपूर्ण पात्रों के परिसंवाद को बल प्रदान करते हैं या कि उनके विचारों के कंट्रास्ट को व्यक्त करने के लिए हैं? क्या लोक व्यवहार में हिंदुत्व की जो अवधारणा काम कर रही है, इसके परिसंवाद या बहस में वही हिंदुत्व है? क्या अस्मिता का प्रश्न मात्र तर्क का प्रश्न है या कि व्यावहारिक जीवन में जुड़ने और जुड़ जाने का प्रश्न है? इसके अलावा भी कई नई तरीके हो सकते हैं जिसमें गोरा को निरे उपन्यास की तरह न पढ़कर इतिहास के आख्यान के रूप में पढ़ा जा सकता है, जबकि यह एक उपन्यास ही है जो पुनर्जागरण चेतना के दौर में लिखा गया। गोरा की संपूर्ण संरचना गोरा, विनय, सुचरिता, ललिता, हारान बाबू, परेश बाबू, महीन, कृष्णदयाल, आनंदमयी, हरिमोहिनी आदि विभिन्न पात्रों के बीच विन्यस्त है। इनके बीच स्थान और संदर्भ बदलते रहते हैं। पात्रों की संख्या भी घटती बढ़ती रहती है, परंतु प्रश्न मौजूद हैं, चिंताएं व्याप्त हैं। अस्मिता का, अस्तित्विक चेतना का, अपने महत्तम अर्थों में कहें तो नवजागरण का। यूं तो इस उपन्यास का ज्यादातर संवादों के बीच फैला हुआ है जो एक तार्किक परिणति की ओर तेजी से भाग रहा है, लेकिन इन सवालों के भीतर एक प्रेम कहानी भी पल रही है, एक आक्रामक प्रेम कहानी। इस प्रेम कहानी की भी अपनी एक अस्मिता है। इसकी अस्मिता किसी अन्य अस्मिता से कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्रेम कहानी भी अपने रचाव में अपना एक स्थान तलाश रही है, एक अपना समय चाह रही है जिसमें वह परिभाषित हो। हालांकि परिभाषित होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है एक रागात्मक पर्यावरण की मौजूदगी पैदा करना। यह रागात्मक पर्यावरण निरे भावुकता के किस्म का नहीं, जैसा कि हम कुछ हिंदी के उपन्यासों में देखते हैं, बल्कि उनके बीच का प्यार यह भी नहीं कि जो निरे शुष्क बौद्धिकता के पर्यावरण से उपजा प्यार, जैसा कि हम नदी के द्वीप के बीच देखते हैं। गोरा में प्रेम का एक भिन्न दृष्टिकोण है। यह प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आकार ग्रहण करती है। यह प्रेम रागात्मक व बौद्धिक दोनों पर्यावरण में अपनी तार्किक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लंबे संवादों में स्वयं को गूंथती है। इन संवादों के विन्यास में बड़े ही सहज ढंग से हम तत्कालीन समय में नवजागरण की बहस के पर्यावरण को लक्षित कर सकते हैं। इस प्रेम कहानी का दो त्रिकोण है। एक त्रिकोण में गोरा व सुचरिता है, जिसमें एक कोण पर फंसे हुए हैं हारान बाबू, और दूसरा त्रिकोण है विनय व ललिता का, जिसके एक कोण पर उलझा हुआ है हिंदू समाज और ब्रह्म समाज। इन दोनों कोणों में प्रेम की परिणति क्या हो सकती है? उपन्यास का अंत हमें
बड़े ही रोचक और नाटकीय ढंग से बताता है। इसका उल्लेख हम बाद में करेंगे। पहले हम गोरा उपन्यास में उठ रहे कुछ और प्रश्नों, दृष्टिकोणों को देख लें। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर अपने विचारों को बताने के लिए यह उपन्यास लिख रहे हैं, या परंपरागत संस्थाओं की रक्षा करने वाले उद्देश्य से? क्या यह उपन्यास लेखक के निजी आंतरिक द्वंद्व का प्रमाण है? क्या यह किसी वैयक्तिक पहलू या पारिवारिक या सामाजिक या धार्मिक राजनीतिक पहलू का बयान मात्र है? क्या इस उपन्यास के विचार व्यापक जनसमुदाय, विभिन्न वर्ग, वर्ण, जातियां, उपजातियां, धर्म, उपधर्म आदि को प्रभावित करता है? उत्तर हां या ना के रूप में नहीं दिया जा सकता। वह भी तब जब हम एक खास किस्म से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बीच युद्धों और पर्यावरण के संकट से जूझती दुनिया के साए में सब कुछ को हजम कर लेने वाली आर्थिक दुनिया में रोज बन रहे मिट रहे समीकरणों के बीच गोरा उपन्यास को पढ़ रहे हों। बहरहाल इन प्रश्नों की पृष्ठभूमि में हम लौटते हैं गोरा उपन्यास के पाठ की ओर, जहां गोरा एक द्वंद्व का शिकार है, उसके व्यक्तित्व का विभाजन है। यह द्वंद्व तत्कालीन समय का भी है। जाहिर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस द्विभाजन को किसी खास प्रयोजन के साथ ही रखा होगा। गोरा के व्यक्तित्व का विभाजन यह है कि वह एक आयरिश दंपति का पुत्र है, जिसकी खबर गोरा को नहीं है लेकिन उपन्यास के पाठक को है। गोरा अपने आप को एक हिंदू परिवार में पला बढ़ा विशुद्ध हिंदू मानता है। यह सच भी है कि इसका लालन पालन हिंदू परिवार में हुआ है और वह हिंदू धर्म की शुद्धता को बनाए रखने की हर संभव कोशिश करता है। उसके समर्थन में तीखी बहसें भी करता है। उपन्यास में यह कोशिश एक आक्रामक कोशिश की तरह विरचित हुई है। गोरा की यह कोशिश ठोस है और कहीं न कहीं थोड़ी संशयग्रस्त भी। पाठक को यह पता है कि यह ऐसे पात्र की कोशिश है जो स्वयं हिंदू नहीं है। पाठक अपने भीतर बार बार संघर्ष करता हुआ गोरा के अतीत को स्थगित करता हुआ उसके वर्तमान के साथ साथ चलने की कोशिश करता है और उसके तर्कों के समर्थन में हाथ तो उठाना चाहता है, लेकिन अगले ही पल गोरा का अतीत पाठक के सामने आ जाता है। यह विडंबना ही है कि जो कुछ गोरा नहीं है उसकी रक्षा और उस पर विश्वस्त तरीके से लगातार बहस कर रहा है। हम चाहें तो इस विडंबना को वैश्विक राजनीतिक सामाजिक पर्यावरण के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं, जहां मूल्य, नैतिकता, परंपरा आदि पदावली पर बात करने वाले स्वयं इन सब से बुनियादी सत्व से कोसों दूर होते हैं। गोरा उपन्यास में पात्रों के सुदीर्घ संवाद में हमें भारतीय नवजागरण का आईना दिखलाई देता है। हम कुछ उदाहरणों से अपनी बात को पुष्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक, मैं उसे बांध कर ही रखूंगा। जब तक तुम उस ख्रिस्तान नौकरानी लक्ष्मिया को छुट्टी नहीं दे देती, तब तक तुम्हारे कमरे में खाना नहीं हो सकेगा। एक दूसरा उदाहरण देखिए कि आप जिसे कुप्रथा कहते हैं, केवल अंग्रेजी किताबें रट कर कहते हैं, स्वयं उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तीसरा उदाहरण, गोरा ने कहा, मैं हिंदू हूं। हिंदू तो कोई दल नहीं, हिंदू तो एक जाति है। यह जाति इतनी बड़ी है कि इसका जातित्व किसमें है यह किसी परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता। समुद्र जैसे उसकी लहरें नहीं, वैसे ही हिंदू कोई दल नहीं है। गोरा उपन्यास का पात्र गोरा के ऐसे कई संवाद इस उपन्यास में हैं, जिसमें वह अपनी अस्मिता को हिंदू अस्मिता के भीतर पहचान रहा है। यह पहचान उसकी नितांत वैयक्तिक होने के साथ साथ कहीं ज्यादा मजबूती के साथ
सामुदायिक है। उपन्यास का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब दिखलाई देता है जब गोरा को यह खबर लगती है कि वह हिंदू नहीं है और इस कारण उसे अपने पिता का श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है। इस खबर से गोरा के चिंतन की संपूर्ण धुरी ही बदल जाती है। तब हमें यह लगता है कि क्या गोरा उपन्यास का पात्र गोरा और स्वयं उपन्यास भी दोनों एक साथ अपनी मुक्ति की राह तलाश कर रहे हैं या अपनी तलाश पा चुके हैं। आइए गोरा के कुछ आखिरी संवाद की तरफ चलते हैं। गोरा ने गरज कर कहा, रहने दीजिए उनका नाम, मैं नहीं जानना चाहता। गोरा ने कहा, नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। आज भारतवर्ष के उत्तर से दक्षिण तक सब देव मंदिरों के द्वार मेरे लिए बंद हो गए हैं। सारे देश में आज किसी समाज में, किसी पंगत में मेरे बैठने के लिए जगह नहीं है। गोरा जिस अस्मिता के साथ पूरे उपन्यास की संरचना और उसके संवादों में छाया रहा, उसका द्वंद्व और विडंबना के साथ यह अंत एक हथौड़े की तरह लगता है कि मैं हिंदू नहीं हूं। उपन्यास का यह अंत दरअसल हिंदू की तथाकथित कर्मकांडीय स्वरूप पर एक मजबूत चोट है। मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू नहीं हूं के बीच उपन्यास की पूरी बहस तत्कालीन समय और समाज की एक बड़ी परिघटना की तरह हमारे सामने आती है। तत्कालीन समाज की विडंबनाओं पर यह एक चोट है। यह चोट का साहस टैगोर में 20वीं सदी के टैगोर में दिखलाई देता है, जो 19वीं सदी के टैगोर से भिन्न है। इसे हम नवजागरण चेतना के एक स्वरूप के रूप में देख सकते हैं। इस पूरे संदर्भ को यदि हम चाहें तो टैगोर, गोरा और तत्कालीन परिवेश के त्रिकोण के माध्यम से और भी कई तरह के निष्कर्षों की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल निष्कर्ष की तरफ बढ़ने का नहीं है, बल्कि सवाल अस्मिता का है, जिसमें गोरा के साथ और भी कुछ पात्र हैं जो एक ही समाज में रहते हुए अपनी भूमिका बिना इतिहास में दर्ज हुए निभाते चले जाते हैं। हम संक्षेप में ऐसे कुछ पात्रों की तरफ भी जाना चाहते हैं। विनय गोरा का मित्र है। विनय भी हिंदू है, परंतु कट्टर और आक्रामक नहीं है। गोरा से उसका मतभेद रहा करता है, जबकि दोनों एक ही परिवेश की उपज हैं। उपन्यास में विनय की अस्मिता अलग ढंग से परिभाषित होती है। यह अलग ढंग गोरा की उपस्थिति में जितना दिखता है, उतना ही अनुपस्थिति में भी दिखलाई देता है। विनय का एक संवाद आप देखिए। विनय ने हंसकर कहा, आपसे सच ही कहता हूं, मेरे विश्वास में गोरा जैसा जोर नहीं है। जब जाति भेद के बंधन और समाज के विकारों को देखता हूं, तब कई बार संदेह भी प्रकट करता हूं। किंतु गोरा का कहना है कि बड़ी चीज को छोटा करके देखने से ही संदेह उत्पन्न होता है। जिसे आप जाति भेद का फल कहती हैं, वह अवस्था का फल है, केवल जाति भेद का नहीं। देखिए, सूर्य के उदय की वैज्ञानिक लोग एक ढंग से व्याख्या करते हैं और साधारण लोग एक दूसरे ढंग से। इससे सूर्य के उदय का विशेष कुछ घटता बढ़ता नहीं है। इन उदाहरणों के द्वारा हम कह सकते हैं कि विनय का यह संवाद उसे एक अलग तरह की पहचान देता है। वह अपनी उपस्थिति के प्रति सजग है, अपनी अस्मिता, अपनी भूमिका के प्रति चेतस है। विनय के चरित्र को पढ़ते हुए लगता है कि टैगोर गोरा के समक्ष विनय को एक प्रतिपक्ष चरित्र के रूप में खड़ा कर रहे हों, या यह भी कि गोरा का बदला हुआ संस्करण विनय को निर्मित कर रहे हों। परिवर्धित स्वरूप में जो कभी कभी मिलता हो और कभी कभी पृथक हो जाता हो। यहीं पर हम चाहें तो U.R. अनंतमूर्ति के प्रसिद्ध उपन्यास संस्कार के दो प्रमुख पात्र
प्राणेशाचार्य और नारायणप्पा को याद कर सकते हैं। विनय का शशिमुखी से शादी करने से इनकार और ललिता से बढ़ता हुआ रागात्मक संबंध एक खास प्रयोजन के कारण है। विनय हिंदू समाज से है और शशिमुखी भी। ललिता जो सुचरिता की बहन है, ब्रह्म समाज से है। वस्तुतः टैगोर हिंदू समाज और ब्रह्म समाज के बीच चली हुई बहसों के द्वारा दो पात्रों को खड़ा करते हैं जो मिलना तो चाहता है लेकिन मिल नहीं पाता है। विनय ब्रह्म समाज में शामिल होना चाह रहा है ताकि ललिता से वह शादी कर सके और तमाम विवादों को खत्म कर सके। वह अपनी अस्मिता को ललिता की अस्मिता से मिलाकर एक नई अस्मिता की तलाश में है जिसमें सहयोग है, संघर्ष नहीं। ललिता विनय को ब्रह्म समाज में आने से रोकना चाहती है और उसे हिंदू धर्म में रहते स्वीकार करना चाहती है। भारतीय स्त्री की यह क्रांतिधर्मिता वस्तुतः नवजागरण चेतना के प्रभाव में आए बदलाव के कारण दिखलाई देता है। दरअसल विज्ञान और तकनीक के साथ ज्ञान के रास्ते ने नवजागरण के समय के सामने कई विकल्प खोल रखे थे। उदाहरण के लिए ललिता का एक संवाद देखिए। पहले मुझे लगता था कि ब्रह्म समाज ही एकमात्र दुनिया है और उसके बाहर जो कुछ है सब छाया है। ब्रह्म समाज से अलग होना मानो समूचे सत्य से अलग होना है। लेकिन इधर कुछ दिनों से मेरा यह विचार बिल्कुल बदल गया है। हम देख सकते हैं कि आत्मचेतस मध्यवर्ग वर्ण को लेकर कितना चिंतन करता है, वह अस्मिता निर्माण में कितना संदेहवादी होता है। 21वीं सदी में यह संदेह और गाढ़ा हुआ है। ललिता का संवाद यही समाप्त नहीं होता बल्कि बहुत आगे तक ले जाता है, जहां वह आज के स्त्री विमर्श की महीन सतह को भी स्पर्श करती है। उपन्यास के भीतर सुचरिता और हरान बाबू की टकराहट एक दिलचस्प वातावरण का निर्माण करती है। दोनों ब्रह्म समाजी हैं। दोनों में यदि विवाह हो जाता तो यह एक सामान्य घटना होती। उपन्यासकार ऐसा नहीं चाहता। सुचरिता को इससे मतलब नहीं है कि वह ब्रह्म समाजी है और हिंदू समाज से जुड़ रही है, यानी कि गोरा से जुड़ रही है। वह कहती है, मैं समाज भी नहीं जानती, मैं इतना जानती हूं कि मैं हिंदू। हरान बाबू ठीक इसके उलट सुचरिता को लगातार बता रहे हैं कि ब्रह्म समाज और हिंदू समाज में पर्याप्त अंतर है। इस बहस का नतीजा चाहे कुछ भी हो, रेखांकित करने वाली बात यह है कि टैगोर यह अच्छे से जानते थे कि धर्म की भाषा को जाने पहचाने बिना बृहत्तर मानवीय समुदाय, खासकर हाशिए के समाज का भला नहीं हो सकता। उपन्यास की यह बहस वस्तुतः हमें यह इशारा कर रही होती है कि आत्मचेतस बौद्धिक वर्ग का जीवन किन संघर्षों और अस्मिताओं में बन रहा है, बिगड़ रहा है। हरान की खिन्नता, सुचरिता की कोमलता, गोरा का आक्रामक स्वरूप एक ऐसे त्रिकोण की निर्मिति करता है जिसमें हरान की स्थिति ज्यादा हास्यास्पद है। दूसरी ओर शशिमुखी, ललिता और विनय का भी एक त्रिकोण बनता है जिसमें शशिमुखी बहस से बाहर हो जाती है। पहले त्रिकोण में दो पुरुष पात्र के बीच एक स्त्री और दूसरे त्रिकोण में दो स्त्री के बीच एक पुरुष पात्र खास ढंग से संवाद कायम करते हुए एक एक पात्र को त्रिकोण से निकाल बाहर करता है। तो क्या हम इस इशारे को इस आधार पर समझ सकते हैं कि अपने अपने पर्यावरण के अनुसार बनाई जा रही अस्मिता के भीतर जो मिसफिट होगा वो बाहर होगा? क्या हम यहां डार्विन को फिर से याद करना चाहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन सभी पात्रों के बीच आनंदमयी एक ऐसा पात्र है जिसके साथ संभवतः टैगोर ज्यादा सहज महसूस करते होंगे,
क्योंकि इस स्त्री पात्र में हमें प्राच्य और पाश्चात्य का एक संतुलन दिखलाई पड़ता है। हिंदू परिवार में रहते हुए भी वह अपने हिंदू परिवार के सदस्यों, यहाँ तक कि स्वयं अपने पति से भी अलग कर दी जाती है। उसे अपने परिवार में ख्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि वह लक्ष्मियां का छुआ पानी पीती है। आनंदमयी का शुचिता पर जोर तो है, लेकिन वह बाह्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप पर जोर है। अंततः यह कहा जाना चाहिए कि उपन्यास की कथा और कथा के विभिन्न मोड़ों के माध्यम से भी यह साबित नहीं होता कि अस्मिता की कोई अंतिम खोज होती है। इसलिए इस उपन्यास के कई पात्र आत्मबोध के साथ साथ मुक्ति की अवधारणा की ओर जाते हैं, अपने समाहार की ओर पहुंचते हैं। गोरा कहता है कि मुझ पर कोई बंधन नहीं। मैं दिन रात जो होना चाह रहा था पर हो नहीं पा रहा था, आज मैं वही हो गया हूं। आज मैं सारे भारतवर्ष का हूं। मेरे भीतर हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्तान किसी समाज के प्रति कोई विरोध नहीं है। आज इस भारतवर्ष में सबकी जात मेरी जात है, सबका अन्न मेरा अन्न है। गोरा कहता है, लक्ष्मियां को बुलाओ, उसे कहो मुझे पानी पिला दे। दरअसल लक्ष्मियां के हाथ से पानी पीने की मांग नवजागरण चेतना से उत्पन्न बोध है जो कई गहरे संकेत छोड़ती है। उपन्यास में यह संकेत अपने पात्रों के माध्यम से घटित होता है। रविंद्रनाथ की तमाम रचनाओं में मनुष्य खुद को एक समरसतापूर्ण समाज में तलाश करता है या खुद की तलाश की ललक लिए जीता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के गद्य में यह तलाश ज्यादा खुलकर आया है। गोरा, घर बाहर, आंख की किरकिरी को नवजागरण पृष्ठभूमि में रविन्द्रनाथ की रचनाओं को पढ़ना एक भिन्न किस्म के निष्कर्षों की तरफ ले जाता है। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि नवजागरण की चिंताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शांति निकेतन की स्थापना था। यह उनके उपन्यास और कहानी से बाहर का समाज और समय था। इस स्थापना में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध काव्य पुस्तक गीतांजलि को मिले नोबेल पुरस्कार की राशि को लगाया था। दरअसल कोई भी प्रतिबद्ध लेखक अपनी उपलब्धियों, अपनी प्रसिद्धियों को जो उसे उसके समय और समाज से प्राप्त होता है लौटा देना चाहता है। शांति निकेतन के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन उपलब्धियों और प्रसिद्धियों को अपने समय में ही भावी पीढ़ी के लिए छोड़ा था। दरअसल रविन्द्रनाथ टैगोर मनुष्य को एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध लेख मानव सत्य में 3 तरह की जन्मभूमि का उल्लेख किया है। पहली जन्मभूमि है पृथ्वी, दूसरी है स्मृति जगत और तीसरी है आत्मलोक। शांति निकेतन के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर की यह तीनों जन्मभूमियां हैं। 31 दिसंबर 1932 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रश्न नाम से एक कविता लिखी है। आखिर में मैं इसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। भगवान, तुमने युग युग में बार बार इस दयाहीन संसार में अपने दूत भेजे हैं। वे कह गए हैं क्षमा करो, कह गए हैं प्रेम करो, अंतर से विद्वेष का विष नष्ट कर दो। वर्णीय हैं वे, स्मरणीय हैं वे, तो भी आज दुर्दिन के समय उन्हें निरर्थक नमस्कार के साथ बाहर के द्वार से ही लौटा रहा हूं।